हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। जैसे कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि मैं 10th क्लास और 12th क्लास का एसएसटी हिंदी और नॉन हिंदी उर्दू का क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। उसी के सीरीज में मैं 10th क्लास का बिहार बोर्ड का जो हिस्ट्री है उसको आज चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, और हम थ्योरी देखेंगे और सबसे भी जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उसको हम देखेंगे। जो फर्स्ट लेसन है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ने जा रहे हैं और इसे आप लोग देखिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। आप जितने भी दोस्त हैं हमसे जुड़ जाइए। सबसे पहले है राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ना। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। यानी कि समाज में जब लोग एक दूसरे के जैसे खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक साथ रहते हैं, एक जैसी भाषाएं बोलती हैं और वह एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं, तो उनके इसी लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे किसी भारत के लोग को अमेरिका ले जाकर छोड़ा जाएगा तो वहाँ से उनकी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता, भाषा मैच नहीं करेगी, तो वह कहाँ से के लोगों को खोजेंगे? भारत के लोगों को। और वह क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि उनकी जैसे एक जैसा एकता होगा। इसी भावना या विचार को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अपने देश से प्रेम करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस अवस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी कि लोग संस्कृति के आधार पर एक दूसरे को एक मानते हैं, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर लिखा राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, यानी कि राष्ट्रवाद क्या है और उसका अर्थ को लिखे। तो राष्ट्र के प्रति निष्ठा या दृढ़ निश्चय या राष्ट्रीय चेतना का उदय ही राष्ट्रवाद कहलाता है। उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने का सिद्धांत ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। सबसे शॉर्ट में अगर डिफिनेशन देखना है तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। फिर लिखा है राष्ट्रवाद का बीजारोपण। इन दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ से हुआ था? दुनिया किस देश में राष्ट्रवादी भावना आया था? तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल में हुआ था। किस काल में होता है? पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल कब से कब तक हुआ था? तो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। फिर लिखा है परंतु 1789 ईस्वी में एक फ्रांसीसी क्रांति से उन्नत रूप से प्रकट हुई। राष्ट्रवाद तो आया था लेकिन वो लोग भावनाओं को बाहर नहीं निकाल पाया था। लेकिन जैसे ही फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, वैसे ही उन्नत रूप से राष्ट्रवाद प्रकट होकर के आया। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति और उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान बना दिया। नेपोलियन ने 1806 ईस्वी में जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था और वह एक ही भावना की वजह से किया था, जो राष्ट्रवाद था। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात्य, वर्गीय, जैसे कि उच्चतम लोगों का वर्ग जिनमें जमींदार हो, नवाब, महाजन और रईस लोग रहते हैं, परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति ने सभी वर्गों को एक साथ जोड़ने का काम किया, छोटे और बड़े जात को ख़त्म करने की कोशिश किया था। ये हम लोग पहले चैप्टर से जो टॉपिक्स था भी उसको पढ़े थे। अब हम चलते हैं। लो, नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था वो 1814 ईस्वी तक चला था और उसको वियना सम्मेलन द्वारा ख़त्म किया गया था। तो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछ देगा वियना सम्मेलन किसे कहते हैं या वियना कांग्रेस किसे कहते हैं, वियना सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था, वियना सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। तो इस सारे क्वेश्चन यहीं पे आंसर है। लिखा है कि यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 14 से लेकर के 18 जून 2015 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित किया गया था। यानी वियना सम्मेलन क्या है? तो वियना सम्मेलन 18 सितंबर से 14 जून 1815 ईस्वी तक ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा किया गया था। फिर लिखा है नेपोलियन कौन था? ये सबसे ज़्यादा भी क्वेश्चन में से एक है। नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही नेपोलियन सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। यानी कि फ्रांस का शासक कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। 24 साल की उम्र में क्या बन गया था? सेनापति बन गया था ये। अब हम आगे देखते हैं, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद एक नीति है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है उदारवाद से आप क्या समझते हैं। तो अब इसके लिए ऊपर चलते हैं। लिखा है उदारवादी लातीनी भाषा के मूल पर आधारित है जिसका अर्थ है आज़ाद। उदारवाद का अर्थ क्या होता है? आज़ाद। उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। यानी कि समाज में जो बदलाव होता है, जो विकास होता है, उसी सोच को हम क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। जबकि इसके विपरीत होता है रूढ़िवादी से आप क्या समझते हैं? यानी रूढ़िवाद एक विचारधारा है जो इसे मानता है, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। लिखा है ऐसा राजनीतिक दर्शन परंपरा जो
सीमित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। यानी कि जो पुराने सोच को मान्यता देता है उसे रूढ़िवाद कहते हैं। फिर लिखा है विचारधारा क्या है, लोग की एक खास प्रकार की सोच को बोलते हैं। यानी एक खास प्रकार के सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों के समूह को विचारधारा कहते हैं या विचारधारा कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस की क्रांति से होती है ना, यानी फ्रांस से ही होती है, फ्रांसीसी क्रांति से। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेपोलियन का शासन काल। जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर राजतंत्र स्थापित कर दिया, यानी खुद शासक बन बैठा। और उसने 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता ला गया, जिसे हम नागरिक संहिता भी बोलते हैं, नेपोलियन संहिता बोलते हैं। इसके अनुसार कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, यानी कोई भेदभाव नहीं रहेगा। दूसरा, संपत्ति के आधार पर सब लिखा संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित रखा गया। तीसरा, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क मुक्ति दिलाई गई, यानी जागीरदारी शुल्क होती थी, जो भूमि का दासत्व होता था उसे समाप्त कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे जागीरदारी क्या है। तो इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में, टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था, है ना। फिर लिखा 16वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज दो वर्गों में विभाजित का था, मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित था, लेकिन इसके अंदर और भी कई उपवर्ग थे। जैसे यूरोपीय समाज को हम पढ़ने जा रहे हैं, एक वर्ग था कुलीन वर्ग, जिसे हम उच्च वर्ग कहते हैं, दूसरा था कृषक वर्ग। लिखा है कुलीन वर्ग उच्च वर्ग के लोग थे जो शासन के साथ सेना के उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। फिर लिखा निम्न वर्ग कृषक वर्ग आते थे जो शोषित होते थे, जिनका शोषण किया जाता था। बीच में एक और वर्ग जुड़ गया था जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। देखिए 3 वर्ग हो गया, इस तरह से एक और बनेगा श्रमिक वर्ग। तो मध्यम वर्ग क्या था, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग के बीच का कड़ी था। जो पढ़ा लिखा वर्ग होता था इसे बुद्धिजीवी वर्ग भी बोलते हैं। अब देखिए वियना कांग्रेस जो पढ़े थे लोग, उसी को फिर से दोबारा से हम वियना सम्मेलन के नाम से पढ़ने जा रहे हैं। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ राष्ट्रीय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 ईस्वी में क्या हुई, एकत्रित हुई, जिससे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य फिर से पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना था। नेपोलियन के जितने भी अभियान थे सबको समाप्त कर दिया गया, यानी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना था। और इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक। इससे सम्मेलन के द्वारा इटली, जर्मनी तथा फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना की गई, यानी उन्हें तोड़ करके पुराना राज्य बनाया गया। फ्रांस में वियना अवस्था के तहत बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। ये सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन में से एक है। फ्रांस में किस राजवंश की स्थापना हुआ था, बुर्बो राजवंश। फिर लिखा पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन बोनापार्ट के खत्म होने के बाद 1815 ईस्वी में जो वियना सम्मेलन हुआ उसमें कौन सा शासक बना, लुई 18वां, है ना, लुई 18। अब हम लोग पढ़ते लो मेटरनिक युग। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक था उसके काल को पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरोप में 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक के काल को क्या कहते हैं, मेटरनिक काल कहते हैं। लेकिन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन के बाद एक तरफ नेपोलियन युग का अंत तथा मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, जो 1848 ईस्वी तक चलती रही। फिर लेकर 1815 से 1848 ईस्वी तक के काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता था, प्रभाव डालता था। फिर लिखा है जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति। इस क्रांति का मुख्य कारण था लुई 18वां द्वारा किए गए सुधारों के साथ छेड़छाड़ करना तथा चार्ल्स 10 का निरंकुश होना था। इन चार्ल्स 10 जब शासक बना तो उसने लुई 18वां का किए गए सुधारों को समाप्त कर दिया। उसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। उसके पीछे द्वारा पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसने समान नागरिक संहिता को समाप्त कर अभिजात वर्ग अर्थात उच्च वर्ग को विशेष अधिकारों से विभूषित किया। यानी कि चार्ल्स 10 ने पोलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री किया, जो कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था, और वह अभिजात वर्ग के अधिकार को, यानी कि उच्च वर्ग को विशेष अधिकार देना शुरू कर दिया था, जिसके कारण सुधारवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स 10 ने इस विरोध के प्रतिक्रिया में 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश यानी कानूनों के द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया, जिसके विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। ये VVI टॉपिक में से एक है, आप लोग इसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 1830 की क्रांति का क्या परिणाम निकल करके आया। तो लिखा है चार्ल्स 10 राजगद्दी छोड़ करके इंग्लैंड पलायन कर गया और इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो राजवंश के शासन का अंत हो गया। बुर्बो राजवंश के स्थान पर आर्लेन्स वंश की स्थापना हुई और लुई फिलिप को इसका शासक बनाया गया। देखिए अब ये भी कुछ दिन बाद फिर से क्रांति होगा, क्योंकि ये भी बाद में अच्छा शासक नहीं रहेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। तो इस क्रांति ने वियना कांग्रेस के प्रभाव को समाप्त कर दिया। इस क्रांति ने अन्य देशों जैसे कि यूनान, पोलैंड तथा हंगरी के साथ पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता तथा एकीकरण के लिए आंदोलन की शुरुआत हो गया। लिखा 1830 ईस्वी की क्रांति, 1848 ईस्वी क्रांति, ये एक तरह से बोलते तो तीसरा क्रांति हो गया। यानी कि
पहला हुआ था सम्मेलन 1815 में, दूसरा हुआ था 1830 में क्रांति। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 1848 ईस्वी की क्रांति। पहले 1830 में क्या हुआ था, बुर्बो राजवंश का अंत हुआ था। अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर्ले वंश के खिलाफ यानी कि लुई फिलिप के खिलाफ। लिखा है कि 1848 ईस्वी की क्रांति। यह क्रांति आर्लेन्स वंश के शासक लुई फिलिप के खिलाफ हुआ था। इस क्रांति का मुख्य कारण था सर्विन मध्यम वर्गीय नीति को समाप्त करना तथा गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करना। ये VBI ऑब्जेक्टिव में से एक है कि लुई फिलिप ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो गीजो को। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है कि लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग के लोगों को अपने साथ रखना पसंद किया, जिनकी संख्या बहुत ही क्या थी, कम थी। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, यानी कि जिस तरह पोलिगनेक को नियुक्त किया था चार्ल्स 10 ने, उसी तरह से इसने गीजो को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री गीजो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, यानी किसी भी तरह के सुधार नहीं करता था। लुई फिलिप की विदेश नीति अच्छी नहीं थी, यानी वह विदेश के साथ भी अपने रिश्ता क्या कर लिया था, खराब कर लिया था। इसके शासनकाल में देश में भूखमरी, बेरोजगारी व्याप्त होने लगी, जिससे गीजो की आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस के मेथियस के नेतृत्व में एक विशाल भोज या दावत का आयोजन किया था, है ना। ये विरोध में किया गया था आयोजन, यहीं से विरोध शुरू होगा। फिर आगे लिखा है जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। लुई फिलिप कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। जिस तरह से चार्ल्स 10 भागा था वैसे ही। उसके बाद नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्कों को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी, यानी कि यहाँ नेशनल असेंबली बना और आज़ादी की घोषणा किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1848 में जो क्रांति हुआ था, लुई फिलिप की राजगद्दी समाप्त हुई थी। अब इसके क्या प्रभाव पड़ने जा रहे हैं, और इसमें से इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण आदि को पढ़ेंगे। लिखा है कि इस क्रांति ने न सिर्फ पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड को भी प्रभावित हुआ, यानी वहाँ के लोगों ने भी प्रभावित हुआ और राजवंश के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है इटली का एकीकरण। एकीकरण का अर्थ होता है एकजुट होना, यानी देश जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है उसे मिलाकर के एक विशाल और संवैधानिक देश बनाना। लिखा है कि इटली के एकीकरण में बहुत सारी धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक समस्याएं थी। लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले थे, अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग क्षेत्र में रहते थे। इसके अलावा आर्थिक और प्रशासनिक समस्या भी मौजूद थी। साथ ही विदेशी राष्ट्र ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, यानी कि मेटरनिक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या करता था, हस्तक्षेप करता था। फिर लिखा है इसके एकीकरण में नेपोलियन ने भी मुख्य भूमिका निभाई तथा राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था, यानी नेपोलियन बोनापार्ट और नेपोलियन III भी पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेपोलियन के पतन। नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ था, 1814 ईस्वी में हुआ था। के बाद वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी के द्वारा इटली में को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली को दो राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया, मिला दिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा यहीं से तय होने लगी। यहाँ 1820 ईस्वी में नागरिक आंदोलन भी हुए थे। चलिए हम आगे टॉपिक देखते हैं। इटली में एक गुप्त दल जिसको बोलते हैं कार्बोनरी का गठन राजतंत्र को समाप्त करने के लिए किया गया था, जो छापामार युद्ध द्वारा कार्य करती थी। फ्रांस के 1830 ईस्वी क्रांति से प्रभावित होकर इटली में भी नागरिक आंदोलन हुए, लेकिन इसे ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा बार बार क्या कर दिया था, दबा दिया जाता था, कुचल दिया जाता था। नागरिक आंदोलन का उपयोग कर मेजिनी तथा मध्य इटली को एकीकृत कर गणराज्य बनाना चाहता था, लेकिन मेटरनिक ने इन आंदोलनों को क्या कर दिया, दबा दिया था। कौन, मेजिनी जर्मनी का सबसे पहले इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन मेटरनिक की वजह से वो नहीं कर पाता था। फलस्वरूप मेजिनी को इटली से पलायन करना पड़ा, यानी छोड़ के जाना पड़ा। मेजिनी कार्बोनरी दल का सदस्य भी था, जो कार्बोनरी दल जो छापामार युद्ध करती थी, मेजिनी उसका एक सदस्य था। फिर आगे लिखा इटली के एकीकरण में मेजिनी का योगदान। ये VBI क्वेश्चन है जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेजिनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। मेजिनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 ईस्वी में इसने यंग इटली की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप में विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना था तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप नामक एक संस्था का गठन कर मेजिनी ने यूरोप में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। तो आपसे एग्जाम में जो VBI क्वेश्चन में से एक पूछता है कि मेजिनी कौन था या मेजिनी के कार्यों की चर्चा कीजिए, तो ये सब बातें लिख सकते हैं कि मेजिनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। इसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। 1831 में यंग इटली तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना किया। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया, तो मेटरनिक को ऑस्ट्रिया छोड़कर क्या करना पड़ा, जाना पड़ा।
यानी क्या होगा, 1848 ईस्वी में मेटरनिक युग की अंत हो जाएगा। इसके बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी पूरे इटली का एकीकरण कर एक राज्य बनाना चाहता था, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में इस सभी प्रांतों का विलय चाहता था, जबकि पोप इटली को धर्म राज्य बनाना चाहता था। यानी यहाँ पर 3 समस्या हो गया, मेजनी 1, चार्ल्स एल्बर्ट 2 और पोप 3। ये तीनों चाहते थे एकीकरण हो, लेकिन अलग अलग तरीके से अपने अपने नेतृत्व में चाहते थे, इसीलिए ये एकीकरण नहीं हो पाया था। इस तरह से विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया, यानी खत्म हो गया। बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की क्या हो गई, पराजय हो गई या हार हो गई। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। यानी कि ये पहला जो एकीकरण का चरण था वो यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकीकरण की दूसरी चरण। ठीक है, इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह फिर से क्या हो गया, पलायन कर गया। इटली के एकीकरण में द्वितीय चरण, यानी पहला चरण असफल हो गया और द्वितीय चरण सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इटली का एकीकरण हो जाएगा। लिखा है कि इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण में विक्टर इमैनुएल, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी का अहम योगदान था। यानी कि इटली का जो शासक बना उसका नाम था विक्टर इमैनुएल। विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था जो दक्षिणी इटली का सिसिली तथा नेपल्स का एकीकरण करेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विक्टर इमैनुएल। 1848 ईस्वी तक इटली में एकीकरण के लिए किए गए प्रयास क्या हो रहे हैं, असफल ही रहे। इटली में सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुएल बना, जो राष्ट्रवादी विचारधारा का था, और उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के लागू करने के लिए विक्टर इमैनुएल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब हम काउंट काबूर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी नेता था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। ये बहुत भी ऑब्जेक्टिव है। काउंट काबूर किससे सबसे बड़ी बाधा मानता था, ऑस्ट्रिया को। इसके लिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तथा क्रीमिया के युद्ध 1853 में फ्रांस से आग्रह किए बिना ही शामिल हो गया। युद्ध समाप्त होने के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिडमाउंट में यानी कि विक्टर इमैनुएल को भी बुलाया गया। इस सम्मेलन में काउंट काबूर ने इटली के में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी बताया। इसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। देखिए कितना चालाक था काउंट काबूर, जो बिना बुलाए ही उसने क्या किया, फ्रांस का साथ दिया। किस में, क्रीमिया के युद्ध में, है ना। और जब सम्मेलन हुआ था पेरिस में तो इससे भी इन्वाइट किया गया और यह अपने ने कूटनीति के बल पर अपने समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया था। फिर आगे लिखा है, फ्रांस के शासक नेपोलियन III ने काउंट काबूर से एक संधि के तहत ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिडमाउंट के सैन्य समर्थन देने का वादा किया। यानी कि इस समय फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन III था, उसने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं भी आपसे ऑस्ट्रिया के खिलाफ क्या करूँगा, आपकी मदद करूँगा। 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा पिडमाउंट में सीमा संबंधी विवाद के कारण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में फ्रांस ने इटली के समर्थन में अपनी सेना उतार दी। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुएल को अपना शासक मान लिया। यानी कि समझिए कि एक तरह से 2/3 इटली का एकीकरण का हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा जो योगदान था वो था गैरिबाल्डी का। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। इन सारा सामान वगैरह बेच दिए, कर्मचारियों को जमा किया और हथियार के साथ एक सेना बनाया। लाल सेना गठन का पूछता एग्जाम में किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया। उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। इन रियासतों की अधिकांश जनता जो बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आ चुकी थी, है ना, तंग आकर गैरिबाल्डी के क्या बन गई, समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के सत्ता भी संभाली, यानी कि वह शासक भी बन गया। फिर 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई तो काउंट काबूर ने इसका विरोध किया। इसी बीच गैरिबाल्डी को भेंट काउंट काबूर से हुई और उसने रोम के अभियान की योजना को त्याग दिया। दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया। यानी कि 1862 में रोम पर भी हमला करना चाहता था, परंतु यह एक धार्मिक स्थल था ईसाइयों का, इसलिए काउंट काबूर ने उससे मिलकर कहा कि नहीं, आप हमला नहीं कर सकते हैं। विक्टर इमैनुएल ने भी गैरिबाल्डी कहा था कि आप शासक बने रहिए, परंतु इसने बिना लालच के सारे धन दौलत और ये विक्टर इमैनुएल को दान कर दिया ना। फिर आगे लिखा है 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी के मृत्यु के बाद रोम तथा वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर इमैनुएल ने किया। सॉरी, यहाँ पे गैरिबाल्डी नहीं रहेगा 60 में। फिर आगे लिखा है 1870-71 में फ्रांस और पर्शिया के बीच युद्ध छिड़ गया, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप को संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर इमैनुएल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और क्या करेगा, वो पोप के सिर्फ महल को छोड़ करके, जिसे वेटिकन सिटी बोलते हैं, शेष रोम को विक्टर इमैनुएल इटली में मिला लेगा। लेकिन
विक्टर इमैनुअल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम को इटली में मिला लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काउंट काबूर, गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुअल जैसे शासक के योगदान के कारण क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देश जो है जर्मनी। अब जर्मनी के एकीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है इटली और जर्मनी का एकीकरण साथ साथ संपन्न हुआ था। जो जो घटनाएं इटली में हो रही थी वही घटनाएं जर्मनी में हो रही थी और दोनों के बीच एक ही बाधा था और वो था ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। लिखा है आधुनिक युग में जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। इसमें लगभग 300 छोटे बड़े राज्य थे। कितने? 300। जर्मनी में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमताएं थी, यानी अलग अलग जाति, धर्म और समाज के लोग रहते थे। जर्मनी में एकीकरण की पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय भी नेपोलियन बोनापार्ट को ही दिया जाता है, क्योंकि 1806 ईस्वी में उसने जर्मन जर्मनी प्रदेश को जीत करके जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आपसे भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब और किसने किया था, तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसी में है, लेकिन जर्मनी में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। जिस तरह से उसमें सार्डिनिया पिडमाउंट था इटली में, उसी तरह जर्मनी में जो शक्तिशाली राज्य था उसका प्रशा। वहीं दक्षिणी जर्मनी के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की कमी थी। जर्मनी के एकीकरण में बुद्धिजीवियों, किसानों तथा कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हमबोल्ट, अंडॉर्ट, जैकब, ग्रीम आदि तथा शिक्षण संस्थानों एवं विद्यालयों का भी योगदान था। ये लोग क्या करते थे? लोग समाज में साहित्य के माध्यम से, कविता कहानी के माध्यम से उत्तेजना भरते थे, लोग उन्हें जागरूक करते थे। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से ब्रूसेनसेफ्ट नामक एक सभा भी बनाया था। वाइमर राज्य का एना विश्वविद्यालय, इसमें एना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र था। 1834 ईस्वी में जन व्यापारियों ने आर्थिक और व्यापारिक समानता के लिए प्रशा के नेतृत्व में जालवेरी नामक आर्थिक संघ बनाया, जो जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो आपसे पूछेगा जालवेरी किसकी संस्था थी, तो व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरी की स्थापना कब हुआ था? 1834 ईस्वी में हुआ था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी में पुराने संसद सभा को फ्रैंकफर्ट में बुलाया। कहाँ बुलाया? फ्रैंकफर्ट। यहाँ यह निर्णय लिया गया कि प्रशा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। कौन? फ्रेडरिक विलियम। कहाँ का चांसलर था? प्रशा का। फ्रेडरिक जो एक निरंकुश एवं रूढ़िवादी विचार का शासक था, ने उस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया, यानी कहा कि नहीं, मैं इस तरह के कोई एकीकरण नहीं चाहता जो आज़ादी को बढ़ावा दे। फ्रेडरिक विलियम का देहांत हो जाने के बाद उसका भाई विलियम प्रशा का शासक बना। देखिए उसमें भी विक्टर इमैनुअल शासक बना था और इसमें कौन शासक बना है? विलियम, है ना। अब विलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। यह विलियम राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रख करके महान कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जिस तरह से विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बनाया था इटली के एकीकरण के लिए, ठीक उसी प्रकार से विलियम ने बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। जिस तरह से वहाँ पे काउंट काबूर रहेगा, उसी तरह से यहाँ बिस्मार्क रहेगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिक था। वह हीगेल के विचारों से प्रभावित था और जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व समझता था। यह चाहता था सैनिक होना चाहिए, अतः इसके लिए उसने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया। ये भी एक क्वेश्चन है, पूछेगा रक्त और लौ का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने किया था, बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर के 1864 ईस्वी में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सविग प्रशा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दे दिया, यानी ऑस्ट्रिया से दोस्ती किया और कब्जा करके एक उसे दे दिया, एक खुद रख लिया। अब आगे लिखा है, होल्स्टीन में राष्ट्रवाद की भावना को बिस्मार्क ने बढ़ाया ताकि उसे अपने राज्य में मिला ले। जब ऑस्ट्रिया उसे दबाने के लिए बढ़ा तो जर्मनी ने ऐसा करने से रोक दिया। अपमान के कारण ऑस्ट्रिया 1866 ईस्वी में जर्मनी के खिलाफ सेडेवा के युद्ध की घोषणा कर दिया। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया बुरी तरह से पराजित हुआ। तो यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव निकलेगा, सेडेवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो जर्मनी यानी प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। और सेडेवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। इस तरह से जर्मन का एकीकरण 2 तिहाई यानी 60% लगभग कार्य पूरा हुआ। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों पर के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इस समय स्पेन के राजगद्दी का मामला उभर आया, जिस पर प्रशा के शासक यानी राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, लेकिन प्रशा इसका विरोध कर रहा था। स्पेन के उत्तराधिकार को लेकर के 19 जून 1870 ईस्वी को फ्रांस के शासक नेपोलियन III ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और सेडोन की लड़ाई में
फ्रांसीसियों की जबरदस्त हार हुई। तब पूछेगा आपसे फ्रेंच की सेडोन युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तो सेडोन के युद्ध 19 जून 1870 से शुरू हुआ था और ये जर्मनी और फ्रांस के बीच हुआ था, जिसमें किसकी हार हुई थी, तो फ्रांस की हार हुई थी। तदुपरांत 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट में एक संधि हुआ था, जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि कहते हैं। दोनों राष्ट्रों के बीच शांति स्थापित हुई और इस प्रकार सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन यानी फ्रांस का पतन और दूसरी महाशक्ति यानी जर्मनी का उदय हुआ। अंततः 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण का हो गया, संपन्न हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जर्मन राष्ट्रवाद का प्रभाव, यानी जब जर्मनी आज़ाद होगा तो उसका प्रभाव दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। तो लिखा है जर्मन राष्ट्रवाद ने केवल जर्मनी में ही नहीं बल्कि संपूर्ण यूरोप के साथ हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्र आंदोलन शुरू हो गए। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य के पतन की कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने सर्वसल्लाह जाति को संगठित कर सार्बिया को जन्म दिया। फिर आगे लिखा है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, यानी यूनान यूरोप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश था जो तुर्की का गुलाम था। लिखा है कि यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता का साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र उपलब्धियाँ यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत था। यानी इसे यूरोप का दिमाग कहते थे और इस पर तुर्की का कब्जा था। यूनान तुर्की साम्राज्य का अधीन था, यानी कि ओटोमन साम्राज्य का अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, यानी सभी यूरोपवासी एक जैसे थे, जबकि तुर्की का सब जो संस्कृति था वो अलग था। फिर आगे लिखा है हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य था तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना। इंग्लैंड के महान कवि वायरन यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही क्या हो गया, शहीद हो गया। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। सभी यूरोपीय देश चाहते थे यूनान स्वतंत्र हो जाए। रूस भी यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर बन गया था। 1821 ईस्वी में एलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया। 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें इंग्लैंड 1, फ्रांस 2 और रूस 3 तीनों देशों ने मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान तथा यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देशों के संयुक्त सेना ने नार्विनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्रित हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ एक देश आया था, जो था मिस्र, यानी कि एक तरफ तुर्की और मिस्र और एक तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई। इसके तहत तुर्की की नाम मात्र की प्रभुसत्ता यूनान को स्वतंत्रता देने की बात हुई। तो आपसे पूछेगा एड्रियानोपल की संधि कब और किन के बीच हुआ था। तो 1829 ईस्वी में यूनान और तुर्की के बीच हुआ था। फिर पूछेगा कि यूनान कब स्वतंत्र हुआ। तो 1832 में। ठीक है, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों की संधि की बातों को मानने से इनकार कर दिया। 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और बावेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। तो यूनान का शासक कौन बना, ओटो, जो कहाँ का शासक था पहले, बावेरिया। अब हम एक और देश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो है हंगरी। हंगरी में राष्ट्रीयता का उदय। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभाव था। हंगरी किसके गुलाम था, ऑस्ट्रिया का। हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुत कर रहा था तथा फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा था। पूछेगा कोसुत कहाँ का लीडर था, तो हंगरी का। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव का मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यहाँ की राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए और 31 मार्च 1848 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी में कई बातें मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद भी स्वीकार कर ली गई। इस प्रकार इन आंदोलनों ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता प्रदान की। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोलैंड। पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए, क्योंकि इस पर रूस का कब्जा था। 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सका। अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। फिर लिखा है बोहेमिया में जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, में भी हंगरी के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक चेक जनजाति थी। कौन जाति थी, चेक की स्वायत्ता शासन की मांग को लेकर स्वीकार किया गया, परंतु आंदोलन ने हिंसात्मक रूप धारण कर लिया। इन मांग तो मांगना गया, लेकिन ये लोग क्या कर दिए, हिंसा कर दिए, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों की शक्ति से दमन किया गया और इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन उपलब्धियाँ अस्थायी नहीं रही और समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पहला चैप्टर का जो परिणाम है।
ठीक है, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति से ही शुरू हो चुका था, जो 1789 में हुआ था। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए जनता उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। बड़े यूरोपीय राज्यों यथा जर्मनी, इटली, फ्रांस तथा इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुँचने शुरू हो गए थे। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान, जो 1789 ईस्वी का फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था, इसी प्रभाव में उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना कराई तथा स्वयं उसका सदस्य बनेगा। पूछेगा भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना कब और किसने किया, तो 1789 ईस्वी में टिप्पू सुल्तान ने किया था। फिर लिखेगा, यह कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष भी लगवाया। बाद में भारत में 1857 ईस्वी क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने हमें पहले यूरोप को अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप में राजनीतिक मानचित्र बहुत बड़े बदलाव के साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हुए। इस तरह से हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ चुके। आप चाहें तो इस नोट्स को पढ़ करके पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव को तैयार कर सकते हैं। आप नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब हम अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, समाजवाद एवं साम्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नॉलेज लाइफ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।